साथियों नमस्कार, मैं नीरज तिवारी ज्ञान विभव के इस शिक्षण प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। साथियों आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आज हम शुरू करते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जेंडर के बारे में। ठीक है, आज हम जेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों विषय के लिए, दोनों पेपर के लिए जेंडर आपका लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से सीडीपी में आता ही आता है। कोई बहुत मतलब मैं कहूँ टफ या वैसे क्वेश्चन नहीं आते, अच्छे क्वेश्चन आते हैं और हम वहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया अब हम शुरुआत करें पढ़ाई का। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। ये हमारा टारगेट होता है 25 से 30 मिनट तक के, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और वीडियो भी अच्छी बन जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिंग यानी जेंडर क्या है। जेंडर यानी कि लिंग एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है, यानी कि मानव द्वारा बनाई चीज़ें जो समाज में महिलाओं, पुरुषों और अन्य लिंगों से जुड़े सामाजिक भूमिकाओं, व्यवहारों और अपेक्षा को परिभाषित करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं जेंडर एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। जैसे भाई मेल फीमेल तो होते हैं, लेकिन अब ये सामाजिक अवधारणा बना दी गई है क्या कि अगर लड़की है तो केवल खाना बनाएगी, लड़का है तो सिर्फ बाहर का काम करेगा। जो हमारे आज के डेट में हालांकि चेंजेस भी हो रहे हैं, लेकिन एक अवधारणा जो बनी है कि भाई शादियाँ हो रही हैं तो चलो शादी हो जा रही है, बढ़िया पतो हुआ है, बढ़िया से बनाए खियाए। तो ये सामाजिक अवधारणा हो गई है। ठीक है ना, कि लड़कियों की शादी ही इसी हो रही है कि भाई तुम बहू आ जाएगी तो अपना भोजन बनाएगी, खिलाएगी, परिवार से कुशल बनेगा। ठीक, और लड़का अपना बाहर जाके 10 रुपया कमाएगा। ठीक है, यही है क्या है कि एक रूढ़वादिता बन गई है हमारे आपके समाज में। अब देखते हैं जेंडर एज ए सोशल कंसेप्ट, यानी कि लैंगिकता एक सामाजिक निर्माण के रूप में क्या है। यह अवधारणा बताती है समाज में किस तरह से लिंग को परिभाषित और संचालित करता है। यह विचार इस बात पर जोर देता है कि जेंडर केवल जैविक यानी कि सेक्सुअल या प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह समाज द्वारा निर्मित और परिभाषित किया गया ढांचा है। डेफिनेटली हमारे समाज द्वारा एक कंस्ट्रक्ट किया गया है कि लड़के और लड़की, महिला और पुरुष का काम अलग अलग बांट दिया गया है। मैंने बताया ना पहले कि लड़कियां हैं तो खाना बनाएंगी, घर का चूल्हा चौका करेंगी, लड़के हैं तो बाहर का काम करेंगे। जो हमारे समाज में ये चला है, इस पर जोर देता है। केवल ये बल्कि जैविक नहीं है, ये क्या है, एक सामाजिक द्वारा निर्मित चीज़ें हो गई हैं कि लड़कियां बाहर नहीं कमाने जा सकती, लड़के चूल्हा चौका नहीं कर सकते। भैया वो कभी कभी होता है ना कि भाई हस्बैंड वाइफ हैं और वाइफ थोड़ा काम में बिजी है, अगर हस्बैंड उसकी मदद कर देता है तो कहते हैं अरे आपको शोभा नहीं देता है, आपको रसोई में जाना शोभा नहीं देता है। और लड़कियां अगर बाहर का काम करने लगी, आप हमारा गौरव हैं, आप बाहर का कार्य कमाने नहीं जा सकती। तो एक जो सामाजिक ढांचा निर्माण किया गया, बनाया गया है, तो ये जैविक नहीं है, एक सामाजिक निर्माण कर दिया गया है। लड़कियां केवल घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे। तो आप समझ गए ना, एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। अब देखते हैं कि जेंडर रोल्स क्या होते हैं, यानी कि लैंगिक भूमिकाएं क्या होती हैं। समाज द्वारा निर्धारित वे अपेक्षाएं और मानदंड हैं जो ये निर्धारित करते हैं कि एक व्यक्ति उसके लिंग के आधार पर किस प्रकार का व्यवहार, कार्य या भूमिका निभाएगा। जो मैंने पहले बताया कि मेल है तो बाहर का काम, फीमेल है तो घर का काम, घर का काम। ठीक है, और उसके लिंग के आधार पर किस प्रकार का व्यवहार, कार्य की भूमिका निभाएगा। ये भूमिकाएं विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में बदलती रहती हैं। भाई राजस्थान का कल्चर कुछ और है, उत्तर प्रदेश का कुछ और है, मध्य प्रदेश का कुछ और है, उत्तराखंड का कुछ और है। यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों से ये बदलती भी रहती है, चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन उनका काम डिवाइड है, उनका काम डिवाइड है कि वो यही करेंगी, आगे नहीं करेंगी, या ये लड़का यही करेगा। लड़का किचन में जाएगा तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए रसोई का काम बना नहीं है। तो जेंडर रूल्स हैं जो हमारे समाज द्वारा बनाया गया है, और इनका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के हर पहलू पर पड़ता है, जैसे परिवार, शिक्षा, कार्यस्थल और सामाजिक बंधन।
व्यक्ति के हर स्टेज पर इसका इफेक्ट आता है। उसके एजुकेशन पे भी आता है, उसके वर्क एनवायरनमेंट में भी आता है, वर्क प्लेस पे भी आता है, और सामाजिक जो बंधन है उसमें भी आता है। ये हैं क्या, हमारे जेंडर रोल्स हैं, लैंगिक भूमिकाएं हैं। अब इसी से बनी हमारी एक रूढ़वादिता है, जो कि इसको क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइपिंग। लैंगिक रूढ़वादिता का अर्थ है उन परंपरागत धारणाओं और मान्यताओं का पालन करना जो लंबे समय से समाज में चली आ रही है। ठीक है, और उनके अनुसार पुरुष और महिलाओं के लिए विशिष्ट भूमिकाएं और व्यवहार निर्धारित किए जाते हैं। यानी कि पाश्चात्य परंपरा के अनुसार जो निर्धारित किया गया है उसी पर चलना, पुरुषों और महिलाओं को पुराने गाइडलाइंस के अनुसार चलना, ये क्या है, रूढ़वादिता कहलाती है। जैसे एक हमारा कोई भी आप त्यौहार समझ लीजिए, कोई भी फेस्टिवल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए कि हमें ये करना ही करना है, तो क्या होती है, एक रूढ़वादिता हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, एक रूढ़वादिता को देती है कि भाई नहीं, पहले तो दीपावली पे ऐसे ही पटाखे बुलाते थे, आज बड़ा नहीं कर सकते, आज ये नहीं कर सकते। ये क्या है, रूढ़वादिता में है। वर्तमान समय के अनुसार न चलना, ये क्या हो जाती है, आपको परेशान कर देता है। यानी कि वही रूढ़वादिता कहलाती है। अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या करना चाहिए, अपग्रेडेड भी करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ रूढ़वादिता पढ़ रहे हैं कि यानी क्या है, जो पाश्चात्य मान्यताओं के अनुसार चीज़ें को समाज में चली आ रही हैं उसके अनुसार चलना, वो क्या कहलाती हैं, रूढ़वादिता कहलाती है। जैसे लड़कों को मजबूत और आक्रामक होना चाहिए, लड़कों को खाए पिए तंदुरुस्त शरीर होना चाहिए, और लड़कियों को नम्र और संवेदनशील होना चाहिए, एक रूढ़वादिता है। लड़कियां भाई रेसलिंग नहीं करनी चाहिए, गांव में आप जाएं तो लड़कियां रेसलिंग नहीं करनी चाहिए। तो क्या है, जब वो मजबूत नहीं होगी तो रेसलिंग कैसे करेंगे, लेकिन वो रूढ़वादिता है। लेकिन आजकल ध्यान दीजिए, आज रेसलिंग में लड़कियां कितनी आगे हैं। ठीक है, अब जेंडर रोल्स आते हैं, लैंगिक पूर्वाग्रह। ठीक, पुरुषों और महिलाओं के बारे में पूर्व निर्धारित धारणाएं और रूढ़वादिता। यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह वही है कि जो पूर्व निर्धारित, यानी कि प्रीवियस जो चीज़ें हमारे दिमाग में हैं वही क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। जैसे यह एक प्रकार का पूर्वाग्रह है जो किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके बारे में पूर्व निर्धारित धारणाएं रखता है। लड़की है तो भोजन अच्छा बनाती होगी, लड़का है तो अच्छा मतलब पुशअप्स मारता होगा, ये जो हमारे माइंड में फिट है। भाई लड़कियाँ बात बढ़िया दौड़त होए, कबड्डी खेलत होए, और लड़की बात भोजन पानी बहुत बढ़िया बनावत होए। ये क्या है, हमारे दिमाग में एक पूर्वाग्रह है जो पहले से सुनियोजित हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है। ठीक है, जैसे लोग पहले शादी के लिए जाते थे गाँव में तो पूछते थे भाई भोजन वोजन अच्छा बना लेती है लड़की, लड़का है तो डेफिनेटली बाहर कमाता होगा, नहीं कमाता होगा तो मजबूत शरीर है, खेती किसानी से कर लेगा। ये क्या है, एक पूर्व नियोजित दिमाग में एक ढांचा बना बैठा है हमारे आपके। यह क्या करता है, यह लिंग रूढ़वादिता पर आधारित होता है जो समाज द्वारा निर्धारित की जाती है, जैविक नहीं, ये समाज द्वारा निर्धारित की गई है, हमारे आपके समाज द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। अब किस पे इफेक्ट डालती हैं, जैसे शैक्षिक प्रथाएं, यानी कि एजुकेशनल प्रैक्टिस। शिक्षा के संदर्भ में लैंगिक पूर्वाग्रह छात्रों के अनुभव, अवसरों और परिणामों पर प्रभाव डाल सकता है, डेफिनेटली डालता ही है। क्यों, क्योंकि आज भी हमारे कई ग्रामीण समाज में ये है ही कि लड़कियों को टेक्निकल एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना 12th तक और नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लें, शादी हो जाएगी, घर परिवार संभालें। तो उनका रुचि किस में है, उनको आगे नहीं बढ़ना दिया जाता। क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में पूर्व नियोजित बातें बैठी हुई हैं। तो डेफिनेटली एजुकेशन से प्रॉब्लम तो आएगी। शिक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, स्टीरियोटाइपिंग, उनके यानी कि लड़कों लड़कियों की क्षमताओं रुचियों के बारे में अति सरलीकृत मान्यताएं रखना, रूढ़वादिता रखना, भेदभाव करना, वो अलग अलग व्यवहार करना, लड़कों को अधिक ध्यान, भाई लड़का है कुल संभालेगा, हमारे कुल का दीपक है, कुल का चिराग है, उसको अच्छे से भोजन पानी कराओ, लड़कियों को सही से मत कराओ, लड़के को शाम को दूध दो, लड़की को भोजन पे निकाल दो। तो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है।
गांव मतलब ये होता है ना कि लड़कों के नाम आप बैंक बैलेंस कर दें, लड़कियों के नाम शादी हो जाएगी, अपने घर जाएगी। ये तमाम भेदभाव हमारे आपके यहाँ आज भी हैं, जाहिर सी बात है। असमान अवसर, लिंग के आधार पर छात्रों को संसाधन कार्यक्रम या पाठ व गतिविधियों तक असमान पहुंच प्रदान करना। स्कूल में कहते हैं लड़का तो वहाँ तक चला जाएगा सफ़र करके, लड़कियाँ नहीं पहुँच पाएगी, लड़कियों को कम अवसर मिलता है। अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जिनमें आज अच्छी अच्छी सुविधाएं लड़कियों के लिए भी हैं, लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं। तो लेकिन कई जगह आप चले जाएं तो वहाँ पर ये समान अवसर नहीं मिलता है, कि लिंग के अनुसार भेदभाव किया जाता है। ठीक है, अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लड़कों को अधिक अपॉर्चुनिटी मिलती है, लड़कियों को कम मिलती है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ जेंडर बाइस इन एजुकेशन, यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह के प्रकार हैं जो प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि लैंगिक पूर्वाग्रह का शिक्षा पर क्या इफेक्ट आता है, द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर बाइस ऑन एजुकेशन। कितने मतलब छात्र की उपलब्धि, सबसे पहला यही है, लैंगिक पूर्वाग्रह छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, विभिन्न रूप से उन विषयों में जो पारंपरिक रूप से विपरीत लिंग से जुड़े होते हैं। भाई लड़कियों को कहा गया तुम 12th तक कर लो, और आजकल तो मतलब आज तो फिर भी ठीक है, पहले के ज़माने में जब हम एजुकेशन में थे उसमें ये कहा जाता था लड़कियों को तो हाई स्कूल के बाद गृह विज्ञान दिला दीजिए। ये लिंग से जुड़ा होता था, लड़कियां गृह विज्ञान करेंगे अपना सही रहेगा। लड़कों को आप टेक्निकल एजुकेशन में भेजते थे। आज लड़के हो सकता है प्रॉब्लम फेस करो, लेकिन लड़कियां आगे जा रही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। कैरियर विकल्प, लैंगिक पूर्वाग्रह छात्रों के कैरियर विकल्पों को सीमित कर सकता है, डेफिनेटली उनको क्या कर सकता है, लिमिट लगा सकता है। वो अगर आप समझिए कोई लड़की अगर निटिंग में अच्छा करती है, वो निटिंग अच्छा कर लेती है, वो भोजन अच्छा बना लेती है, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। लड़का हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है भोजन का अच्छा बनाए, वो अपनी कोई शॉप वगैरह, कोई होटल वगैरह, रेस्टोरेंट ओपन कर सकते, बहुत आगे जा सकता है। लेकिन हमारे समाज में उसको क्या जाएगा, लड़का होकर तुम होटल खोलोगे, तुम खुद खाना बनाओगे, ये क्या है, उनके सामाजिक अपेक्षाओं के आधार पर उनको विकल्पों को प्रभावित कर सकता है। लड़के भोजन अब तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन आज से 10 साल से 15 साल पहले आप सोचिए तो कितना बड़ा भेदभाव हुआ करता था। और जब ये दोनों उनको छात्रों की उपलब्धि पर प्रभाव आएगा, उनका करियर विकल्प चुनने में प्रॉब्लम आई, तो आत्मविश्वास डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। और क्लासरूम का, जैसे लड़के लड़कियां हैं, अगर वहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है तो क्या होगा, शत्रुतापूर्ण हो जाए। भाई ऐसा ही होगा, लड़कियों को तो जाने नहीं देंगे, या कहीं लड़कियों को जाने देंगे तो लड़कों को नहीं जाने देंगे। तो क्या होगा, एक हेय दृष्टि से बच्चे एक दूसरे को देखते हैं, और क्लास का वातावरण क्या होता है, कक्षा का खराब हो सकता है। तो जितने भी शिक्षक या मेरे बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियोज़ को, हमें सभी को समान अवसर देना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि एक डिसिप्लिन मैनर में, जितना डिसिप्लिन लड़कियों पर लागू हो उतना लड़कों पे भी लागू हो, जितना लड़कों पे लागू हो उतना लड़कियों पे भी लागू हो। लेकिन हर किसी में एक समान अवसर मिलना चाहिए। किसी के क्या नाम है, किसी के भी सोच को, किसी के मतलब उसकी जो इंटेंशन है, जो करना चाह रहा है, जहाँ उसका इंटरेस्ट है जिस काम में, उसके इंटरेस्ट को अपने सोशल प्रेशर में या फिर जेंडर बाइस को ध्यान में रखते हुए उसके इंटरेस्ट को दबाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। क्योंकि रुचि ही व्यक्ति को बहुत आगे ले जाती है। किसी के पास बोलने की अच्छी शैली है, कोई कुछ कहना चाहता है, 4 लोगों के बीच में रिप्रेजेंट करना चाहता है किसी भी चीज़ को, लेकिन सामाजिक प्रभाव के 4 लोग क्या कहेंगे, तुम जाके वहाँ भाषण दे रहे थे। एक लड़की बहुत अच्छा नॉलेज रखती है, समझ लीजिए, मान लीजिए पॉलिटिक्स पे, और वो अपने स्कूल में बोलना चाहती है, तो क्या कहते हैं, नहीं राजनीति में, जो क्या मतलब है राजनीति करने से, ये क्या है, भेदभाव ही है। उसके इंटरेस्ट को दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की रुचि ही उसको बहुत आगे ले जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लोग शिक्षक जीवन में आ जाएंगे तो अपने छात्रों के इंटरेस्ट को कभी दबाना नहीं। हर किसी के, हमारी जो मतलब समावेशी शिक्षा है, या फिर मैं कहूँ कि NCF या RTE 2009, ये सब क्या कहती हैं, बच्चों के रुचि के आधार पर
उनको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। बच्चा क्लासरूम में कुछ पूछ रहा है तो उसको डांट डपट के बैठाना नहीं चाहिए, उसके बातों को पकड़ना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम्स कहाँ है और फिर उसकी रेमेडी करनी चाहिए। उपचार, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण यही कहता है, पहले छात्रों को जाने फिर उपचार करें। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, अब आता है व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको कि हमें, चाहे शिक्षक जीवन हो, चाहे छात्र जीवन हो, चाहे किसी भी, चाहे पेरेंट्स का लाइफ हो, इसको हमेशा अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि जुड़वा बच्चे भी एक दूसरे के सोच से भिन्न होते हैं। यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का तात्पर्य यही है कि हर व्यक्ति अपनी विशेषता, गुण और अनुभव की अलग क्षमताएं होती हैं जो उसको दूसरे से अलग बनाती है। जैसे किसी में राजनेता बनने का गुण है, किसी में अभिनेता बनने का गुण है, किसी में शिक्षक बनने का गुण है, किसी में आईएएस आईपीएस बनने का गुण है, किसी में डॉक्टर बनने का गुण है। अब मान लीजिए आपका फ्रेंड एक डॉक्टर हो गया, अब आपके पेरेंट्स डेली आपको कोस रहे हैं कि नहीं वो डॉक्टर हो गया, तुम भी डॉक्टर बनो। हो सकता है तुम राजनेता बन जाओ, हो सकता है आप आईपीएस अधिकारी बन जाए। तो इंडिविजुअल डिफरेंस हर व्यक्ति में होती है जो उसको एक दूसरे से अलग बनाती है। वो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की विविधता शामिल होती है इसमें। तो एक चीज याद रखना, हम सोचते हैं कि यार ये हमारी तरह से कार्य क्यों नहीं हो रहा है, शिक्षक जीवन में हम सोचते हैं, लेकिन हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण अलग है और हमारे फ्रेंड का देखने का दृष्टिकोण अलग है। ठीक है, और इसके कारण क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता के कारण आनुवंशिकता, जेनेटिक्स होती हैं, हमारे पेरेंट्स के लक्षण हमारे अंदर होते हैं, पर्यावरण, हम जिस परिवेश में, जिस परिवार में, जिस सांस्कृतिक शिक्षा में पढ़ते हैं वो हमें प्रभावित करती है, और हो सकता है दूसरे की सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक अलग हो तो वो उसको प्रभावित करती है, तो हम अलग सोच के होते हैं और वो अलग सोच का होता है। एक्सपीरियंस, हमारे जीवन में अनुभव हमारे व्यक्तित्व और व्यवहार को आकार देता है। अनुभव का तो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी होगी शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, भावनात्मक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता, व्यक्तित्व विशेषताएं, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंस के एक क्या होते हैं? कारण होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। इसमें व्यक्तित्व लक्षण शामिल होता है, जैसे कि बाहरी स्वभाव, आंतरिक स्वभाव, ओपनेस और स्थिरता। कोई तुरंत व्याकुल हो जाता है, कोई पेशेंस के साथ बैठा रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये लक्षण व्यक्ति के व्यवहार और सोचने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो हमें कह सकते हैं कि इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना और मान्यता देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तित्व तो विकास, सामाजिक समरसता और कार्यस्थल पर सहकार्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। हमारे अंदर पेशेंस रहेगा, हमारे अंदर एक अच्छी सोच रहेगी, हम अच्छी भावना के साथ करेंगे, तो जहाँ पर हम कार्य करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो हमें सबसे अलग और अच्छा बनाता है वो अपने कार्यस्थल पर। तो जेंडर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, अच्छा टॉपिक है, 1 से 2 नंबर का यहाँ से आता है, तो मुझे नहीं लगता इससे अधिक आपको कुछ मिल सकता है। ठीक है ना? तो ये इतना था। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन डेफिनेटली, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में, और एक क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेटली बहुत मदद करेंगे। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को आप कंप्लीट देखें, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वीडियोस कंप्लीट देखते हैं तो सीटेट में आप 100+ मार्क्स गेन करेंगे। ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों से। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर देना चाहिए, बिल्कुल, चलो ये तो सही है। लड़कियों को शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के, क्यों हतोत्साहित, नकारात्मक आ गया। लड़कियों को विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करे, क्यों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो पहला, लड़के और लड़कियों दोनों को समान अवसर देना है क्लासरूम में। अगर हम उनको क्रिकेट खेलने के लिए भेज रहे हैं लड़कों को, तो लड़कियों को भी हम क्रिकेट खेलने के लिए भेजें। ठीक है,
अब रमेश शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएगा? छात्रों पर अवांछित टिप्पणी करके, ताकि वह स्वयं को विशिष्ट न समझें। अवांछित टिप्पणी क्यों करेगा? सभी छात्रों छात्राओं के लिए समान रूप से व्यवस्था करके, डेफिनेटली हर स्टूडेंट को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सबको एक नजरिए से व्यवस्था करनी है। तो बी इज द राइट आंसर। तीसरा देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग को जनवरी में वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? यह 1992 में किया गया था। फोर्थ नंबर देखते हैं, कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए। लड़कियों को सहशैक्षिक, ये पहला ही सही है। ये मुझे लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहला और चौथा। तो पहला का क्या है? चौथे का ए सही है। पांचवा देखते हैं, लैगिंग के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? यह एक संख्यात्मक संप्रत्यय है, यह जैविक रूप से निर्धारित है, यह व्यक्ति के लिंग के समान है, यह एक सामाजिक संरचना है। यानी कि क्या है? जेंडर क्या है? जेंडर वाइज क्या है? लैंगिक अगर देखें तो एक सामाजिक संरचना है, इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। लैंगिक विविधता का क्या अर्थ है? यानी कि जेंडर डिफरेंसेस का, पुरुषों और महिलाओं को साम्य अनुपात। छठे का देखिए कौन सा है? रोजगार में लगे पुरुषों और महिलाओं का साम्य अनुपात, जनसंख्या का साम्य अनुपात, शिक्षित महिलाओं और पुरुषों का तो पहला ही सही है। जब सारी यही कर देंगे अच्छा, तो सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो 6 का ए सही है। 7 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांतवादी जेंडर स्कीमा सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कैरल लिन, ये भैया ये भी संबंधित हैं। हलसवर्सन ये भी हैं। सिगमंड फ्रायड ये नहीं संबंधित हैं। लेकिन क्वेश्चन नकारात्मक है तो क्या है? तो यही सही होगा। ये क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ए और बी गलत हो जाएंगे। सी इज द राइट आंसर। नीचे दिए गए कथनों में से एक लिंग के बारे में सत्य है। यह एक जैविक रूप से निर्धारित है। नहीं। यह एक संख्यात्मक अवधारणा है। नहीं। यह व्यक्ति के लिंग के समान है। नहीं। यह एक सामाजिक निर्माण है। डी इज द राइट आंसर। लिंग क्या है? एक सामाजिक निर्माण है। कक्षा में लैंगिक रूढ़वादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करना चाहिए। नहीं, पारंपरिक करना चाहिए। अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर नहीं। ठीक है, स्टूडेंट वहां पर यूज करना चाहिए, प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, गुड स्टूडेंट। लड़कियों को कुश्ती में हिस्सा लेने के लिए हतोत्साहित नहीं, उत्साहित करना चाहिए। मैं बताया ना कि लड़कियों को भी रेसलिंग करनी चाहिए अगर लड़के कर रहे हैं तो। ये क्या है? गलत है। लड़कों को जोखिम लेने और साहसी होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्रों को। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बालकों को यह समझ कि किसी अन्य लिंग के तरह कपड़े पहनने वालों को बनाने में उनका अस्तित्व नहीं बदलेगा। बालकों की इस प्रकार की समझ को क्या कह सकते हैं? रूढ़वादिता, यानी कि संगतता। ये रूढ़वादिता है, ये संगतता होगी भाई कि अगर हम लड़कियों के कपड़े पहन लेने से अस्तित्व नहीं बदलेगा, संगतता है डेफिनेटली। 11 देखते हैं, लिंग स्थिरता या समझ है कि किसी का लिंग समय के साथ एक समान रहता है। ये तो सत्य है, लिंग तो एक ही रहेगा। मेल है तो मेल ही रहेगा। एक बच्चा जिसने लिंग स्थिरता प्राप्त कर ली वो मानता है कि लड़का होकर पुरुष बनेगा और लड़की होकर महिला बनेगी। वो सही सोच रहा है, ये तो सत्य ही। और लड़का ये प्राप्त कर लिया है कि भाई हम आज लड़के हैं तो कल पुरुष बनेंगे और लड़की है तो महिला बनेगी। तो ये सही है। ठीक है ना, ए इज द राइट आंसर। अब भी देखते हैं, 12 देखते हैं, लैंगिक रूढ़वादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? लैंगिक पक्षपात को चुनौती देना। चुनौती देना ही चाहिए, पक्षपात को चुनौती देना चाहिए, समानता लानी चाहिए।
कक्षा में बालक बालिका को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना, हाँ ये गलत है, एक रहना चाहिए, लेकिन नहीं है तो ये आंसर सही हो सकता है। लैंगिक भेदभाव पर चर्चा करना ही नहीं चाहिए। ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियां गैर पारंपरिक, सही बात है, इसको तो चर्चा ही करना चाहिए। जिनको जेंडर बाइस न हो, जो पुराने पाश्चात्य को न फॉलो करें, ऐसी चर्चाएं करनी चाहिए। तो नहीं का भैया नहीं, बी इज राइट आंसर। 13 देखते हैं, बच्चों की जेंडर रूढ़वादिता और जेंडर भूमिका अनुपात को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, पहला ही आंसर सही है। उनको बताना चाहिए जेंडर पक्षपात सही नहीं है। पृथक खेल यानी कि अलग अलग खेल हम कर ही नहीं सकते, पृथक बैठने की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। विशिष्ट भूमिकाओं को या लड़कों को या तो अधिक महत्व देना है, लड़कियों को महत्व देना, ये भी गलत है। जेंडर पक्षपात के बारे में हमें चर्चा करना चाहिए कि नहीं, लड़की है वो भी कुश्ती लड़ सकती है, लड़का है वो भी भोजन पानी घर संभाल सकता है। ऐसे विषयों के बारे में अध्यापक को चर्चा करना चाहिए जिससे जेंडर बाइस समाप्त हो क्लासरूम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व संकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? मुझे लगता है इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पूर्व नियोजित चीजों को दिमाग में रखकर वैसी के बारे में बात करना रूढ़वादिता कहलाती है। क्या कहलाती है? रूढ़वादिता कहलाती है। 15 देखते हैं, लिंग का मीडिया प्रतिनिधित्व अक्सर पारंपरिक रूढ़वादिता को मजबूत करता है और पुरुषत्व और स्त्रीत्व की सामाजिक धारणाओं को प्रभावित करता है। ये सही है, प्रतिनिधित्व अक्सर रूढ़वादिता को मजबूत कर रहा है। मीडिया में लिंग का चित्रण व्यक्तियों के व्यवहार और विकल्पों को प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित करता है, क्यों नहीं प्रभावित करता है? भाई लड़का है तो अच्छा बोल सकता है, लड़का है तो इसका व्यवहार अच्छा होगा, बहुत अच्छा एंकरिंग कर लेगा। भाई लड़की क्यों नहीं कर सकती, या लड़की कर सकती है तो लड़का क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, प्रभावित करता है, ये गलत है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ए सत्य है लेकिन आर क्या है? असत्य है। तो सी इज द राइट आंसर, 15 का सी। तो 15 क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। ये आपकी प्रॉपर आंसर की हो गई। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। हमें और अधिक आपकी सहायता के लिए अवसर प्रदान करें। ज्ञान विभव का एक ही नारा, लक्ष्य आपका, विशेषज्ञता एवं समर्पण हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग दिसंबर 2024 में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।